तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी डीओयू ऑफिशियल एनिमे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। अगर इसके पहले वाले एपिसोड देखने हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 2 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हानायामा को, जो कि अस्पताल में भर्ती होता है और यहाँ पर बता रहे होते हैं कुरेहा शिनोगी टोकुगावा को कि पहली बार अपनी जिंदगी में उन्होंने 1000 से ज्यादा टांके लगाए हैं। अभी हानायामा की हालत स्टेबल है और साथ ही साथ एक टंकी भर के खून चढ़ाना पड़ा है उन्हें। तभी टोकुगावा बताते हैं कुरेहा को कि फाइनली बाकी ने चैलेंज कर दिया है मुसाशी को। इतना सुनते ही कुरेहा कहते हैं हाँ ये तो करना ही था, वो हमारा चैंपियन जो ठहरा। उसके बाद तुरंत ही टोकुगावा पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि इतना ही नहीं, बाकी ने मुसाशी के मुंह पर सीधी सीधी धमकी दे डाली है कि वो उसकी जान ले लेगा। खैर इतना सुनते ही कुरेहा थोड़ा चौंकते हैं और कहते हैं जहाँ तक मैं बाकी को जानता हूँ ये उसका स्टाइल नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बता रहा हूँ टोकुगावा, अगर उसने ऐसा सोचा है तो कुछ न कुछ बड़ा कारण हो सकता है। खैर तभी टोकुगावा बताते हैं जहाँ तक मैंने सुना है बाकी के हिसाब से मुसाशी को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है हम सबको। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं बाकी को। यहाँ पर वैसे ही रोड में चलकर जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है यार बहुत दिन हो गए, मैं अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी सीरियस ट्रेनिंग मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। और वहीं मुसाशी की बात करूँ तो वो भी कुछ खास सीरियस नहीं लग रहा है, वो बस अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए जा रहे हैं, लेकिन फाइट का दिन पास आता जा रहा है। खैर मुसाशी कुछ खास ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ खास ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझ में कुछ तो बदल रहा है। मेरे मसल्स अचानक से बढ़ रहे हैं, मेरे ट्रैप्स, शोल्डर्स, चेस्ट और ओवरऑल बॉडी में सारे मसल्स मुझे काफी बड़े हुए महसूस हो रहे हैं। अगर आपके मन में ये बात तो जरूर आई होगी कि बाकी के मसल ग्रोथ अचानक से इतनी कैसे होने लग गई, तो बाकी हमेशा से अडेप्ट करता है। भले ही वो इंटेंस ट्रेनिंग ना कर रहा हो, लेकिन उसका तन मन रोम रोम मुसाशी से लड़ने के लिए रेडी है, और वो जानता है कि कितना बुरा काट सकता है मुसाशी। इसीलिए उसका शरीर अपने आप ही मसल्स एके आर्मर को बढ़ा रहा है, या कहें डीमन ब्रेन बढ़ा रहा है। खैर ऐसे ही बाकी आगे आगे चल रहा होता है और उसके पीछे एक कपल चल रहा होता है। उतने में ही उसका बंदा अपनी बंदी से कहता है जरा गौर से देखो, हमारे सामने जो लड़का चल रहा है वो थोड़ा अजीब है। खैर उतने में ही हम देखते हैं बाकी सोचता है कि अगर पीठ पीछे कोई तलवार से भी वार करे उसके ऊपर तो वो आराम से बच जाएगा, एकदम डॉज कर लेगा उसे। और इतना तेजी से वो डॉज करता है कि लिटरली बाकी उन्हें धुंधला सा दिख रहा होता है, और बाकी ये भी सोचता है कि अगर मुझ पर चारों तरफ से अटैक हुआ तो भी मुझे डॉज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब सोचते सोचते जा रहा होता है और इतना तेजी से वो डॉज कर रहा होता है कि लिटरली उसे पीछे वाले लोग देख ही नहीं पा रहे होते हैं, धुंधला धुंधला नजर आ रहा होता है उन्हें वो। और बाकी ने लिटरली एक ऐसी शक्ति इवॉल्व कर ली होती है जिसमें वो बिजली से भी तेज डॉज कर पा रहा होता है, लिटरली गायब हो जाना, मतलब समझ रहे हो। खैर ऐसे ही सीन होता है चेंज और हम देखते हैं कोशो शिनोगी को। यहाँ पर वो एक बास्केटबॉल को एक ही अटैक में फाड़ देते हैं और साथ ही साथ एक जोरदार किक मारकर बीचों बीच से काट भी देते हैं, और हमें पता चलता है कि बाकी कोशो शिनोगी के पास ही आया है उनके डोजो में। और वो इसलिए क्योंकि कोशो शिनोगी एक ऐसा मार्शल आर्ट जानते हैं जिसमें वो अपने हाथों पैरों से एकदम से चीजों को तलवार के समान काट सकते हैं। उनका हाथ पैर ही पूरी तरह से तलवार है मान सकते हैं। और यहाँ पर कोशो बाकी को बता रहे होते हैं कि उनके टेक्निक में सबसे मेन हिस्सा है जॉइंट्स, जो कि हमारे पूरे शरीर में होते हैं, और अगर इन्हें कंट्रोल करें तो अच्छे से किसी भी चीज को काटा जा सकता है। तो जैसा कि तुमने बॉक्सिंग और मुay थाई में देखा होगा, उसमें बैंड्स और बॉक्सिंग ग्लव्स यूज किए जाते हैं जिससे वो अपने जॉइंट को एक तरीके से लिमिट करते हैं, सामने वाले के लिए, अपोनेंट के लिए सेफ बना देते हैं। लेकिन अगर तुम अपने जॉइंट्स को इन लिमिटेशन में ना बांधो तो एक हथियार की, एक लीथल हथियार की तरह अपने शरीर का प्रयोग कर सकते हो। हम ह्यूमंस का शरीर इतना अडेप्ट कर चुका है कि किसी को भी काट फाड़ सके, बस सही ढंग से काम करना आना चाहिए। बाकी तुमने एयरपोर्ट में लगने वाले मेटल डिटेक्टर्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर वो आवाज करती है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वो आवाज नहीं करती इसका मतलब ये है कि तुम कुछ बहुत लीथल वेपन्स अपने साथ लेकर जा रहे हो। कुल्हाड़ी, बम, हथौड़ा, भाला, सब का सब वो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जो डिटेक्ट वो नहीं कर सकता वो है तुम्हारा शरीर। उस मशीन को नहीं
नहीं पता कि आपका शरीर एक वेपन की तरह भी हो सकता है, और यहाँ तक कि तुम्हारे जैसे शरीर का इंसान, तुम्हारे जैसे स्किल्स का इंसान आराम से किसी भी प्लेन को हाईजैक कर सकता है। बाकी मुझे खुशी है कि तुम मेरे पास आए कुछ सीखने, कुछ जानने, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हें किसी टेक्निक की, किसी वेपन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद में एक वेपन हो। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर टोकुगावा और मुसाशी आमने सामने बैठे होते हैं, और टोकुगावा मुसाशी से पूछते हैं, तो बताइए मुसाशी दोनों, हानायामा से लड़ने के बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। खैर तभी मुसाशी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हानायामा के बारे में मैं सोचता हूँ वो है जिसे मैं काट नहीं पाया। उसका शरीर मजबूत है, बिल्कुल किसी सामुराई आर्मर की तरह, एकदम टॉप क्वालिटी का आर्मर, और ये भी कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है। खैर उतने में ही टोकुगावा मुसाशी को बताते हैं, ये जानकर अच्छा लगा आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हानायामा ने आपकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हानायामा कुछ नहीं है उसके सामने जिसने आपको अभी अभी चैलेंज किया है। हाँ वही लड़का, बाकी वो हानायामा से बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है। खैर आपको उसके और आपके बीच की फाइट याद ही होगी, आपने तो उसे पहले भी हराया है, क्यों है ना मुसाशी। खैर तभी मुसाशी टोकुगावा को बताते हैं, नहीं, जो फाइट हमारे बीच उस समय हुई थी वो तो कोई फाइट भी नहीं थी, वो बस एक तरीके की रस्साकशी थी जिसमें वो और मैं एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए जो बात थी आपने क्लियर कर दी, लेकिन आपको मैं वो बताना चाहता हूँ जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। खैर जैसे ही ऐसे टोकुगावा कहते हैं, हम देखते हैं टोकुगावा के घर के टॉप व्यू को, और सॉरी इसे घर नहीं कहते, इसे मैंशन कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, शहर के इतने रिहायशी इलाके में कितना बड़ा घर है टोकुगावा का, लिटरली उनका खुद का एक पॉन्ड है। खैर यहाँ पर मुसाशी कुछ सुनकर चौंक रहे होते हैं, और वो बात ये होती है कि टोकुगावा ने उन्हें बता दिया होता है कि जिस लड़के ने आपको चैलेंज किया है वो ओगर योजिरो हानमा का बेटा है। खैर इतना सुनते ही मुसाशी को समझ में आ जाता है, तभी मैंने उसके पीछे इतना सारा खाना देखा था, क्योंकि वो किसी को भी तृप्त कर सकता है, उसे बड़ा ही इस तरीके से किया गया है। खैर उतने में ही मुसाशी एकदम से खुद को हवा देते हुए टोकुगावा से पूछते हैं, एक बात बताइए टोकुगावा, क्या उस लड़के ने कभी अपने पापा योजिरो हानमा को फाइट में तृप्त किया है। टोकुगावा कहते हैं, सिर्फ तृप्त ही नहीं किया, उसने योजिरो को हराया है। इतना सुनते ही मुसाशी कहते हैं, टोकुगावा जल्दी से जल्दी उसके और मेरी फाइट करवाइए। खैर तभी सीन होता है चेंज, और हम देखते हैं बाकी ने एक जोरदार पंच मारा होता है एक पंचिंग बैग को, और यहाँ पर ये देखकर, उस फोर्स को देखकर कोशो चौंक गए होते हैं। यहाँ तक कि उस पंचिंग बैग में वो नोटिस करते हैं कि उसका टेप भी फट गया है। ये पंच इतना परफेक्ट था कि ये टेप पीछे से फटा, ना कि आगे से जहाँ से उसका हाथ लगा है। खैर तभी कोशो बताते हैं बाकी को, तुम्हें याद है क्या बताया था डोपो ने मुसाशी से लड़ने के बाद। वो बात ये है कि उन्होंने खुद चेक किया है कि वो असली मियामोटो मुसाशी है, और साथ ही साथ वो बहुत अनस्टेबल हैं, और वो किसी भी चीज से जुड़े नहीं हुए हैं, वो डिटैच हैं, और किसी को भी काट कर मार देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाकी मैंने एक बात और सुनी है कि तुम मुसाशी को जान से मारने की धमकी देकर आए हो, क्या ये बात सही है। खैर तभी बाकी बहुत कोल्ड अंदाज में कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है कोशो, मैंने ऐसा करने का ही सोचा है। खैर उतने में ही बाकी कोशो के सामने झुकता है और उन्हें थैंक यू कहता है वक्त देने के लिए, और उतने में ही बाकी मुड़कर जा रहा होता है, और वो रुक जाता है और जाते जाते कहता है, इस दुनिया को अब मुसाशी की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे मिटा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। खैर तभी सीन होता है चेंज, और हम देखते हैं पुलिस वाले परेशान होते हैं खुले हुए गटर को देखकर, क्योंकि उस गटर के एग्जैक्ट नीचे पिकल रहता है। खैर तभी अपने सीनियर से वो पुलिस वाले कहते हैं, क्या आप श्योर हैं सर कि पिकल से मिलने वही डेंजरस व्यक्ति अंदर गया है। और यहाँ पर हमें पूरे एपिसोड का सबसे एक्साइटिंग मीटअप देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही गटर के नीचे हम देखते हैं मुसाशी धीरे धीरे करके गंध सूंघते हुए पिकल को खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतने में ही उनके बीच एकदम से एक सांप आ जाता है, एक जहरीला सांप। और जैसे ही वो सांप मुसाशी को नोटिस करता है, बिना किसी देरी के एकदम से वो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मुसाशी की ओर पहुंचता है, मुसाशी आराम से उसे कैच कर लेते हैं बिल्कुल गर्दन से।
खैर वो मुसाशी के हाथ में एकदम फड़फड़ा रहा होता है, डसने की कोशिश कर रहा होता है और उतने में ही मुसाशी उसकी गर्दन ही उड़ा देते हैं। एकदम बॉटल के ढक्कन को जैसे खोला जाता है ना, वैसे ही इसका सर 2 सेकंड में उड़ाया होता है मुसाशी ने। खैर उसके बाद उसके पूरे शरीर के चमड़ी को वो छील देते हैं और एकदम मंच की तरह उसे खाते खाते पिकल की ओर जाने लगते हैं। इतने वेनेमस स्नेक को भी उन्होंने इतने आसानी से मार दिया होता है। खैर वो ये भी कहते हैं ये भले ही जहरीला है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। खैर ऐसे ही जाते जाते मुसाशी नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सांप, बड़े बड़े एलिगेटर्स और भी कई सारे जीव जंतु हैं बहुत सारी मात्रा में, और उन्हें ये देखकर रियलाइज होता है कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। खैर उतने में ही उन्हें हड्डियां नोटिस होती हैं। हड्डियां, बहुत सारी हड्डियां वो नोटिस करते हैं वहां पर, उन्हीं जीव जंतुओं की वो हड्डियां होती है। खैर उतने में ही एक बड़ी सी परछाई उनके पीछे आती है और वो जैसे ही मुड़कर देखते हैं जिससे वो मिलने आए होते हैं वही पीछे खड़ा होता है और ये और कोई नहीं पिकल होता है। और पिकल को इस तरीके से देख वो कहते हैं मानना पड़ेगा पिकल, तुम तो पिछली बार से काफी ज्यादा लंबे लग रहे हो। और फॉर सम रीजन यहाँ पर पिकल का शरीर इतना साफ लग रहा है कि जैसे उसे मुसाशी ने काटा ही ना हो। खैर होगा एनिमेशन एरर। खैर यहाँ पर पिकल एकदम घूर कर देख रहा होता है मुसाशी को और वो समझ रहा होता है कि ये आदमी उसे मारने नहीं आया है। तभी मुसाशी कहते हैं मेरे यहाँ आने का कुछ खास कारण तो नहीं है, बस ऐसे ही मन किया तुमसे मिलने का तो मैं आ गया। और यहाँ बाहर पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है कि क्या हो रहा होगा अंदर। खैर उतने में ही वो लोग आपस में बात करते हुए ये बात बताते हैं कि हो सकता है कि किसी ने मुसाशी को पिकल का प्रॉपर एड्रेस बताया है। खैर मेरे हिसाब से तो ये टोकुगावा ही होंगे, और कौन ही हो सकता है जो कि मुसाशी को उसका एड्रेस इतना एग्जैक्टली बता सकता है। खैर टोकुगावा को हर फाइटर्स के बारे में बहुत पता होता है। और यहाँ दूसरी तरफ मुसाशी देख रहे होते हैं पिकल द्वारा खाए गए सभी जानवरों की हड्डियां, और हमें फाइनली वो सीन देखने को मिलता है, वो बैड एस सीन देखने को मिलता है जो कि मांगा और एनीमे दोनों में ही काफी गजब का लग रहा है भाई। यहाँ मुसाशी और पिकल साथ बैठे होते हैं बिल्कुल दोस्तों की तरह। पिकल तो मैसिव लग रहा है। फिर तभी मुसाशी कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी हड्डियां हैं पिकल, क्या सच में तुमने इन सबको खाया है? एकदम चुन चुन कर खाया है, कुछ भी नहीं बचा। और पिकल यहाँ पर मुसाशी की बात को गौर से सुन रहा होता है क्योंकि कुछ कह नहीं सकता ना बेचारा। खैर मैं समझ गया, ये जगह तुम्हारे रहने के बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए तुम यहाँ रहना पसंद करते हो। हाँ लेकिन यहाँ थोड़ी बदबू जरूर है। खैर उतने में ही पिकल एक कपाल बोले तो स्कल उठाता है और उसके अंदर जो भेजा फ्राई लगा होता है उसे निकाल कर एकदम से पेश करता है मुसाशी को। और उसे देखते ही मुसाशी कहते हैं क्या तुम सच में चाहते हो, तुम सच में चाहते हो कि मैं इसे खाऊं? खैर पिकल इतना सुनते ही कुछ नहीं करता, बस हंसता है। इसका मतलब होता है कि हाँ प्लीज इसे खाओ। और मुसाशी सच में नाली में रहने वाले आदमी के हाथ से उसका दिया हुआ भेजा फ्राई खाते हैं, और खाते हैं तो बहुत ही प्यार से खाते हैं और एकदम से स्वाद ले लेकर उसे खाने के बाद, चखने के बाद वो कहते हैं मानना पड़ेगा पिकल, ये सच में काफी स्वादिष्ट है। खैर पिकल यही नहीं रुकता, वो मुसाशी को इंटेस्टाइन्स ऑफर करता है, लिटरली किसी जानवर की अतड़ियां। और इतना देखते ही मुसाशी सच में चौंक जाते हैं। फिर तभी मुसाशी पिकल से कहते हैं अरे नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुमने मुझे ये दे दिया है तो ये मैं अभी पैक कर लेता हूँ और बाद में मैं इसे पक्का खा लूंगा। खैर ऐसे ही वक्त बीतना शुरू हो जाता है और मुसाशी पिकल से बात करना शुरू कर देते हैं। लगातार कई घंटे दोनों के बीच बात होती है। खैर बात तो केवल मुसाशी ही करते हैं, पिकल सिर्फ सुनता है और समझता भी है। तो यहाँ पर मुसाशी अकेला फील कर रहे थे, इसीलिए वो पिकल से मिलने आए हैं क्योंकि वो भी दूसरे युग से हैं और ये भी दूसरे युग से हैं। खैर यहाँ पर कई घंटे पिकल से बात करने के बाद मुसाशी कहते हैं हाँ मैं भी कितना पागल हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे तक अपनी बात पहुँचा दी है। तुम भले ही मेरी भाषा ना समझे हो लेकिन मेरे जज्बात जरूर समझ गए हो, मैं इतना जानता हूँ। तो ठीक है पिकल, अभी मैं चाहता हूँ हो सके तो हम फिर मिलेंगे। फिर उतने में ही हम मुसाशी को देखते हैं, वो उसी गटर के ढक्कन से निकलते हैं जहाँ से वो अंदर गए होते हैं। और यहाँ से निकलते ही सारे पुलिस वाले उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। और पता नहीं क्यों पुलिस बहुत घमंडी होती जा रही है जापान की। एकदम से उनमें से एक बंदा मुसाशी से कहता है तुमने तो हमारे नाक में दम करके रख दिया है, तुम्हारा कुछ करना ही होगा। खैर उतने में ही मुसाशी एकदम से उसके पास आते हैं और कहते हैं कुछ करना होगा? क्या कर लोगे तुम? जिस तरह से तुम बात कर रहे हो तुम मुझे ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो।
मेरी बात सुनो, यहीं के यहीं मैं तुम्हारी गर्दन बिना तलवार के उड़ा सकता हूँ। खैर इतना सुनते ही वो बहादुर पुलिस ऑफिसर अपने पैंट में मुंह देता है और उतने में ही मुशासी उससे कहते हैं, अरे अरे चिंता मत करो, ये सब करने की क्या जरूरत है, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम मुझे परेशान नहीं करते, मैं चलता और तभी सीन हो जाता है चेंज। लेकिन उससे पहले मैं अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स को शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ। तो अबान और महीन इतना प्यारा कमेंट करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लो समीर भाई, आपका भी नाम ले लिया। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। अब हम देखते हैं यहाँ पर शिबुकावा से मिलने आया होता है बाकी। खैर बाकी को मारना है मुशासी को जान से, तो कुछ दिग्गज लोगों की राय तो लेनी बनती है। तो यहाँ पर शिबुकावा बाकी से कहते हैं, ओह तो क्या ये सच है बाकी, तुम सच में जान से मारना चाहते हो उस मुशासी को, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा। तो उतने में ही बाकी कहता है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। खैर तभी हम देखते हैं बाकी की ओर शिबुकावा हाथ बढ़ाते हैं। बाकी उसके हाथ को जैसे ही पकड़ता है, हम देखते हैं कि शिबुकावा उसके ऊपर आई की परफॉर्म कर देते हैं। घुमाकर वो बाकी को दोबारा खड़े कर देते हैं और यहाँ पर वो बाकी से कहते हैं, हा माफ करना, मैं तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से शिबुकावा अटैक कर देते हैं बाकी के ऊपर अपने फिंगर से। लेकिन बाकी यहाँ पर लिटरली गायब हो जाता है, एकदम डॉज कर लेता है उसे इतनी तेजी से कि ये देखकर शिबुकावा चौंक जाते हैं। खैर तभी बाकी शिबुकावा से कहता है, आप मुझे और टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। उतने में ही शिबुकावा कहते हैं, नहीं मैं समझ गया, तुम तैयार हो। खैर अब सीन होता है चेंज। हम देखते हैं टोक्यो डोम अरीना को और फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बाकी यहाँ पर अपने हैंड में टेपिंग कर रहा होता है, लेग्स में टेपिंग कर लिया होता है और यहाँ पर मस्त स्ट्रेचिंग भी कर रहा होता है। खैर बाकी बहुत शांत लग रहा होता है, लेकिन इतना तो तय है ये उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। खैर बाकी यहाँ पर बड़े ही स्टाइल के साथ स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। उतने में टोकुगावा के बटलर उनसे कहते हैं, बाकी आपने ये कहा तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आप कुछ लोगों का बदला लेने जा रहे हैं, अपने उन दोस्तों का बदला लेने जा रहे हैं जिन्हें मुशासी ने मारा है। और आपकी इस उदारता को देखकर मैं सच में काफी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बाकी कहता है, अरे आप बड़े हैं, आपको ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। और तभी वो बाकी को बताते हैं कि मैं हमेशा से आपका फैन रहा हूँ और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि इस फाइट को आप ही जीतेंगे। बाकी फाइनली अरीना की ओर पहुंचता है। उनके चैंपियन को आता देख लोग पागल हो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं बाकी के लिए। खैर जैसे ही बाकी बाहर आता है, वो देखता है कि मुशासी पहले से ही वहां बैठे हैं और मुशासी यहाँ पर ध्यान लगाकर शांति से बैठे होते हैं। तभी बाकी को आता देख वो एकदम से आंखें खोलते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होते ही बाकी से कहते हैं, ओह मानना ही पड़ेगा, तुम आ ही गए बच्चे, लेकिन तुम अपना हथियार नहीं लाए। खैर उतने में ही मुशासी नोटिस करते हैं कि पहले जो अनंत खाना पीना देख पा रहे थे वो बाकी के पीछे, अब वो नहीं देख पा रहे हैं वो, क्योंकि वो सब ऑलरेडी खा लिया गया है। और ये देखकर मुशासी सच में गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुमने खाया ये सब बाकी। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन वो खाने वाला सीन तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो अपने अपोनेंट के पीछे कुछ देखने का मतलब ये है, मुशासी एक तरीके से अपने अपोनेंट की मानसिक स्थिति, उनकी तैयारी का अंदाजा लगाते हैं। ये अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला अपोनेंट उन्हें क्या दे सकता है, उसके पास क्या है। लेकिन पहले बाकी के पास उन्होंने कई सारे डिशेस देखे थे जिन्हें खाकर वो एकदम तृप्त हो सकते हैं। बाकी उन्हें तृप्ति दे सकता है जैसा कि उसने यूजिरो को दिया था। लेकिन यहाँ पर अब बाकी ने पूरे तरीके से सारे डिशेस को खा लिया है। इसका मतलब ये है कि अब वो मुशासी को बिल्कुल भी तृप्त नहीं करेगा, सीधा मौत देगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना मत भूलना। और साथ ही साथ मात्र 2 एपिसोड बचे हैं और उन दोनों में काम अच्छे से शुरू हो गया है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।